हिंदी अध्याय 156 स्वाभाविक शेख ही बघारना सबसे घातक था। नाश्ता समाप्त करने के बाद वांग टेंग अपने माता पिता के साथ फर्नीचर खरीदने गया। वे दुकान में घूमे और अपनी जरूरत का सारा फर्नीचर खरीदा। पूरी सुबह एक झटके में बीत गई। उन्होंने जो फर्नीचर खरीदा वह सभी उच्च गुणवत्ता का था। सेवा उपभोग अब चलन बन गया था, खासकर उच्च श्रेणी के ब्रांडों के लिए। उनके पास वन स्टॉप सेवा थी और यह सुविधाजनक और तेज थी। दोपहर में फर्नीचर के टुकड़े डियर गार्डन स्थित उनके नए घर में पहुंचा दिए गए। सब कुछ यहाँ है, अगर हम चाहें तो आज ही यहाँ आ सकते हैं, वांग टेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। क्यों न हम तुम्हारे ग्रेजुएशन भोज और घर बदलने का भोज एक साथ करें। उसके बाद हम घर में शिफ्ट हो सकते हैं। ली ज्यूमेई ने अभी भी अपनी कुछ पारंपरिक सोच को बनाए रखा। वह घर बदलने के लिए एक अच्छा दिन चुनना चाहती थी। वह भी भोज देने के बाद ही घर में शिफ्ट होना चाहती थी। इससे बहुत सी परेशानियों से बचा जा सकेगा, वांग टेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। स्वाभाविक रूप से वह इस तरह की छोटी सी बात के लिए ली ज्यूमेई के खिलाफ नहीं जाएगा। जब तक वह खुश थी सब कुछ ठीक था। तो फिर ये तय हो गया। मैं वापस जाकर तुम्हारे पिता और दादाओं से बात करूंगा। हम अगले कुछ दिनों में इसे सुलझा लेंगे। तुम्हारा स्कूल जल्द ही शुरू होने वाला है, इसलिए हम इसे और नहीं खींच सकते, ली ज्यूमेई ने कहा। ली ज्यूमेई की बाहों में लेटे हुए डोडो ने नए घर को उत्सुकता से देखा। ये जानना मुश्किल था कि वह क्या सोच रही थी। यहाँ मामलों को निपटाने के बाद वांग टेंग और ली ज्यूमेई फुहुआविला जिले में वापस चले गए। रात में ली ज्यूमेई ने वांग शेंगुओ के साथ इस मामले पर चर्चा की और वांग टेंग के दादाओं को बुलाया। अंत में उन्होंने परसों स्नातक भोज और घर स्थानांतरण भोज एक साथ आयोजित करने का फैसला किया। अगले दिन NOLBIN.CO वांग टेंग सुबह जल्दी उठे और कुछ समय के लिए डोडो को मार्शल आर्ट सिखाया। दरअसल उन्होंने उसे सिर्फ घोड़े की मुद्रा बनाना सिखाया था। यह उसकी मांसपेशियों को प्रशिक्षित करने के लिए था। वह अभी भी युवा थी, इसलिए उसके लिए उचित प्रशिक्षण देना अनुचित था। हालांकि ये छोटी सी बच्ची काफी गंभीर थी। उसका धैर्य भी अच्छा था। उसने पूरे अभ्यास के दौरान कोई शिकायत नहीं की। इसके अलावा उसने दूसरे दिन से अपने माता पिता के बारे में पूछना बंद कर दिया। उसने घर जाने के लिए कोई हंगामा नहीं किया और न ही रोया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल में पहले से ही यह बात थी कि वह वापस नहीं जा पाएगी। वांग परिवार को राहत मिली जब उन्होंने देखा कि वह कितनी आज्ञाकारी और समझदार है। हालांकि उनके दिल में उसके लिए दर्द भी था। सुबह की प्रैक्टिस के बाद वांग टेंग बाहर गया और अपनी कार से लिन चुहान के घर पहुंचा। लिन चुहान की मां उसे देखकर बहुत उत्साहित हो गई। वांग टेंग, मैंने तुम्हें बहुत दिनों से नहीं देखा। अंदर आओ और बैठो, मैं तुम्हारे लिए एक कप पानी लाती हूँ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आंटी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे प्यास नहीं लगी है। वांग टेंग ने जल्दी से उसे रोका। उसने समझाया, मैं एक लंबी यात्रा पर गया था और कुछ दिन पहले ही वापस आया हूँ। मैं जल्द ही स्कूल जाने वाला हूँ, इसलिए मैं चुक्सिया से मिलने आया हूँ। मुझे चिंता है कि जब मैं विश्वविद्यालय में प्रवेश लूंगा तो शायद मेरे पास उससे मिलने का समय न हो। चुक्सिया वाकई घर पर बहुत अकेली है। उसके बारे में सोचने के लिए शुक्रिया, मदर लिन ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। मैं ऊपर जाकर उसे ढूंढूंगा। आंटी, आप अपना काम जारी रख सकती हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। वांग टेंग सीढ़ियों से ऊपर चला गया। मदर लिन ने उसके पीछे का दृश्य देखा और उससे संतुष्ट महसूस किया। लिन चुहान घर पर नहीं था। वह वांग टेंग को पैसे देने के लिए बाध्य थी, इसलिए वह सुबह सुबह काम पर निकल गई। वह पूरी गर्मी की छुट्टी में पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी। उसे आराम करने की हिम्मत नहीं थी। वांग टेंग के पास कुछ 100 मिलियन की संपत्ति थी, इसलिए उसके द्वारा दिया गया पैसा उसके लिए कुछ भी नहीं था। लेकिन लिन चुहान एक जिद्दी लड़की थी। उसे भी अपना स्वाभिमान था। वह वांग टेंग को कुछ भी देना नहीं चाहती थी। वांग टेंग उसकी सोच को भांपने और समझने में सक्षम था, इसलिए उसने उसे जो करना था करने दिया और कुछ नहीं कहा। वांग टेंग लिन चुक्सिया के साथ गया और कुछ देर तक उसके साथ बातचीत की। उसने रास्ते में उसके कमरे में बिखरे हुए विशेषता बुलबुले उठाए। हाँ, रास्ते में। वह विशेषता बुलबुले के लिए नहीं आया था। विष बल तारांकन 2-6, दानव कमल विष शरीर 18, गन कुंफू तारांकन 2। जब उसने आखिरी विशेषता वाला बुलबुला उठाया तो वांग टेंग अवाक रह गया। उसने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं।
क्या आप यूएसबी पर रिकॉर्ड किए गए गन कुंफू का अभ्यास कर रहे हैं? उसने अपने आश्चर्य को दबाते हुए सहजता से पूछा। वांग टेंग ने जब अपने आसपास के सभी विशेषता बुलबुले उठा लिए, तो लिन चुक्सिया को बहुत सहज महसूस हुआ। उसने आंखें सिकोड़कर शांति से उसे उत्तर दिया, हाँ। सच, तुमने अभ्यास कैसे किया? लिन चुक्सिया यूएसबी पर वीडियो का उपयोग करके गन कुंफू का अभ्यास करने में सक्षम थी। समस्या ये थी, उसके पास बंदूक नहीं थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। आप बिना बंदूक के गन कुंफू का अभ्यास कैसे कर सकते हैं? क्या तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो? यदि उसने बिना बंदूक के अभ्यास किया तो ठीक है, लेकिन वास्तव में वह सफल रही। ये वैज्ञानिक नहीं है। आखिर उसने ये कैसे किया? वांग टेंग पूरी तरह से हैरान रह गया। लिन चुक्सिया ने उदासीनता से जवाब दिया, मैं बस वीडियो का अनुसरण करती हूँ और स्वाभाविक रूप से इसका अभ्यास करती हूँ। ऐसा लग रहा था कि वह खाने पीने जैसी किसी साधारण चीज के बारे में बात कर रही थी। वांग टेंग, लेकिन आप बिना बंदूक के अभ्यास कैसे कर सकते हैं? कौन कहता है कि मेरे पास बंदूक नहीं है? वांग टेंग एक बार फिर लिन चुक्सिया के शब्दों से दंग रह गया। उसके पास बंदूक है, उसे यह कहां से मिली? अगले ही पल वांग टेंग ने लिन चुक्सिया को अपना दराज खोलते हुए और एक खिलौना बंदूक निकालते हुए देखा। यहाँ, मैंने अपनी बहन से एक खिलौना बंदूक और कुछ गोलियां खरीदने में मदद करने के लिए कहा। हमारे घर के नीचे हर दिन गौरैया उड़ती रहती हैं। मैं वीडियो में बताए गए कौशल का उपयोग करके गौरैया को मारने के लिए खिलौना बंदूक का उपयोग करता हूँ। खिलौना बंदूक में ज्यादा शक्ति नहीं होती और यह पक्षियों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। सच कहूं तो ये काफी दिलचस्प है। मैं इसका उपयोग अपना समय बिताने के लिए कर सकता हूं, लिन चुक्सिया ने मुस्कुराते हुए कहा। खिलौना बंदूक। खिलौना बंदूकों को नरक में भेजो। कई लोगों ने गन कुंफू का अभ्यास करने के लिए असली बंदूकें और गोलियां इस्तेमाल की और सभी तरह के वैज्ञानिक तरीकों को आजमाया। हालांकि वे सफल नहीं हो पाए। फिर भी लिन चुक्सिया खिलौना बंदूक जैसे निम्न स्तर के उपकरण का उपयोग कर प्रतिदिन गौरैया मारकर गन कुंफू का अभ्यास कर रहा था, और वह परिणाम प्राप्त करने में सफल रही। अगर उन लोगों को ये बात पता चल जाए तो वे टोफू का एक टुकड़ा खाकर मर जाएंगे। खांसी, तुम अभ्यास जारी रख सकते हो। कौन जानता है, तुम एक शक्तिशाली गुरु बन सकते हो। वांग टेंग ने अजीब तरह से खांसी। ये सच है, मुझे लगता है कि यह गन कुंफू बहुत दिलचस्प है। मैं अपने से 50 मीटर दूर उड़ रही गौरैया को भी मार सकता हूँ। क्या ये प्रभावशाली नहीं है? लिन चुक्सिया ने गर्व से कहा। 50 मीटर और उड़ना। वांग टेंग ने छत की ओर देखा और अचानक अपने जीवन पर सवाल उठाने लगा। ध्यान रहे, वो यह उपलब्धि तभी प्राप्त कर पाए जब उन्होंने अपनी गन कुंफू को छोटी उपलब्धि के स्तर तक पहुंचाया। हालांकि लिन चुक्सिया ने इसे अपने आप ही करने में कामयाबी हासिल कर ली थी, और भी उसने बहुत ही हास्यास्पद तरीका अपनाया। क्या ये संभव है कि लिन चुक्सिया गन कुंफू में प्रतिभाशाली थे? बुरा नहीं है, हालांकि तुम्हें और मेहनत करनी होगी। तुम अभी नींव के स्तर पर हो। वांग टेंग ने सरासर झूठ बोला। वह ये स्वीकार नहीं करना चाहता था कि वह उससे उत्तेजित हो गया था। ये तो केवल आधार स्तर है। फिर मुझे और अधिक मेहनत करनी होगी। लिन चुक्सिया ने प्रेरणा के साथ अपनी छोटी मुट्ठियां लहराई। वांग टेंग, अरे, स्वाभाविक शेखी बघारना सबसे घातक था। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि एक दिन उसे अन्य लोगों की शेखी बघारने का शिकार होना पड़ेगा, खासकर ऐसे व्यक्ति की शेखी बघारने का, जिसे ये पता ही नहीं था कि वह शेखी बघार रही है। उसने मदर लिन के दोपहर के भोजन के लिए रुकने के दयालु इरादे को अस्वीकार कर दिया। लिन चौहान के घर से बाहर आने के बाद उसने लिन चुक्सिया के कमरे पर नजर डाली। लिन चुक्सिया खिड़की से उसे देखकर हाथ हिला रहा था। वांग टेंग को एहसास हुआ कि वह मुस्कुरा रही थी। वह बहुत खुश लग रही थी। अगर वह जहर के शरीर से प्रभावित न होती तो अपनी प्रतिभा के दम पर वह स्कूल में चर्चा में रहती। इस बारे में सोचते हुए लिन चौहान भी कमजोर नहीं है। भाई बहन की यह जोड़ी आश्चर्यजनक है। प्रश्नवाचक चिन्ह। वांग टेंग ने मन ही मन सोचा। उसे लिन चुक्सिया पर दया आ गई। उसने लिन चुक्सिया की ओर हाथ हिलाया और जाने के लिए मुड़ गया। 157 एक सुखद भोज। दोपहर में 2 दिन बाद वांग टेंग 2 दिन में विश्वविद्यालय जाना शुरू कर देंगे। क्राउन होटल एक 5 सितारा होटल था। ये डोंगहाई में बहुत प्रसिद्ध था। आज क्राउन होटल में वांग टेंग के स्नातक भोज और उनके परिवार के गृह प्रवेश भोज का आयोजन किया गया। बहुत से लोग आए।
वांग परिवार और ली परिवार के सभी रिश्तेदार आए। यहाँ तक कि वांग परिवार के व्यापारिक साझेदार भी भोज में शामिल हुए। वांग टेंग उनमें से कुछ को जानता था, बाकी लोगों को उसने पहले कभी नहीं देखा था। वांग टेंग के पुनर्जन्म के बाद ये पहली बार था जब वह अपने दादा दादी से मिल रहा था। उसके तीनों दादा दादी की उम्र बढ़ती जा रही थी, लेकिन उन्होंने अपना स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखा और उनका मनोबल भी अच्छा था। वे सहजता से बातचीत कर रहे थे जब वांग टेंग आगे बढ़ा और उनका अभिवादन किया। दादाजी, दादाजी, दादी, पापा, मम्मी। वांग शेंगुओ और ली जिमेई ने भी उनका अभिवादन किया। ओह, मेरा प्यारा पोता यहाँ है। आओ दादाजी, तुम्हें देख लें। दादाजी वांग रोमांचित थे। उन्होंने वांग शेंगुओ को अनदेखा किया और वांग टेंग की ओर हाथ हिलाया। वांग शेंगुओ अपनी आंखें घुमाने से खुद को रोक नहीं सका। वांग टेंग आगे बढ़ा। दादाजी वांग ने बगल की सीट थपथपाई और वांग टेंग को बैठने के लिए कहा। फिर उन्होंने वांग टेंग को नापकर खुशी से कहा, तुम्हारे शरीर में मांसलता बढ़ गई है। यह मार्शल आर्ट के अभ्यास का नतीजा होगा। दादाजी ली ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा पोता मार्शल आर्ट परीक्षा में शीर्ष विद्वान बनेगा। हाँ, ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे वांग परिवार के जीन अच्छे हैं। दादाजी वांग गर्व से हंसे। मेरे ली परिवार के जीन भी बुरे नहीं हैं। हालांकि यह मार्शल आर्ट का युग है, लेकिन एक मार्शल योद्धा को अपनी पढ़ाई और मार्शल आर्ट दोनों में निपुण होना चाहिए। अगर वह अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं कर सकता तो वह शीर्ष विद्वान नहीं बन पाएगा। दादाजी ली पीछे हटने को तैयार नहीं थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। इसे मार्शल आर्ट परीक्षा कहते हैं, इसलिए मार्शल आर्ट सबसे महत्वपूर्ण है। पढ़ाई को तो अलग ही रखा जा सकता है। दादाजी वांग ने मुंह बनाया। वांग टेंग और उसके माता पिता उस समय हंसी और आंसू के बीच फंस गए जब उन्होंने देखा कि दो बुजुर्ग इस बात पर झगड़ रहे थे कि किस परिवार के जीन अधिक उत्कृष्ट हैं। वे बूढ़े बच्चे थे। वे जितने बड़े होते गए उतने ही बचकाने होते गए। ये कहावत सही थी। पिताजी, आसपास और भी लोग हैं। झगड़ा बंद करो, दूसरे लोग तुम पर हंसेंगे। वांग शेंगुओ ने बेबसी से कहा। पिताजी, आप भी। बहस करने का क्या मतलब है? इसके अलावा वांग टेंग में दोनों परिवारों के जीन हैं। दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। ली जिमेई अवाक रह गई। हाँ, ये दोनों बूढ़े और भी ज्यादा बचकाने होते जा रहे हैं। वांग टेंग की दादी खुशी से हंस पड़ी। फिर उन्होंने वांग टेंग को अपने पास खींचा और चिंतित होकर उससे पूछा, क्या मार्शल आर्ट का अभ्यास करना थका देने वाला है? तुम्हें बहुत तकलीफ हुई होगी। दादी, मैं ठीक हूँ। मैं बहुत प्रतिभाशाली हूँ, इसलिए मुझे ज्यादा तकलीफ नहीं हुई। वांग टेंग ने झूठ बोला। नमस्ते शेंगुओ भाभी, आप यहाँ हैं। इस समय वांग टेंग के सबसे बड़े चाचा वांग शेंगहोंग वहाँ आए। उनकी पत्नी झाओ हुली उनके साथ थी। साथ ही उनके चचेरे भाई वांग यानान और वांग यालोग भी थे। बड़े भैया, भाभी, हम अभी अभी पहुँचे हैं। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी जल्दी आ जाओगे। वांग शेंगुओ और ली जिमेई ने उनका स्वागत किया। वांग शेंगहोंग ने सिर हिलाया। वह वांग शेंगुओ से करीब 7 साल बड़ा था और परिपक्व और प्रभावशाली दिख रहा था। उसकी नजर वांग शेंगुओ और ली जिमेई से हटकर वांग टेंग पर पड़ी, जो उनके पीछे था। एड्स बाय पब फ्यूचर। चाचा, तुम्हें देखे हुए बहुत समय हो गया है। लिटिल टेंग, तुम पूरी तरह बदल गए हो, वांग शेंगहोंग ने कहा। बेशक, जब मैंने पिछली बार वांग टेंग को देखा तो मैं चौंक गया था, वांग यानान ने मुस्कुराते हुए कहा। या लोग, अपने छोटे चचेरे भाई को देखो और फिर खुद को देखो। तुम सिर्फ कुछ नहीं करते, तुम्हें बदलना चाहिए। वांग यानान ने अचानक अपना ध्यान उस युवक की ओर लगाया, जो वांग यानान के बगल में अपने फोन से खेल रहा था। बोलते समय वह थोड़ा निराश और गुस्से में था। टस्क, वांग यालोग ने अपनी आंखें घुमाईं। वह जवाब देने के लिए भी बहुत आलसी था। तुम, वांग शेंगहोंग इतना गुस्से में था कि उसे अपने बेटे को वहीं पीटने का मन हुआ। ठीक है, हम एक भोज में हैं। यालोग को उपदेश देना बंद करो। झाओ हुली अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसने जल्दी से स्थिति को संभाला। तुमने उसे बिगाड़ दिया, वांग शेंगहोंग ने गुस्से से जवाब दिया। झाओ हुली ने उसे अनदेखा किया और वांग टेंग की ओर मुस्कुराया। तुम बच्चे बहुत दिनों से एक दूसरे से नहीं मिले हो। तुम्हारे पास एक दूसरे से बात करने के लिए बहुत सी बातें होंगी। तुम्हें हम बड़ों के साथ जाने की जरूरत नहीं है। जाओ और खेलो। आओ, मैं तुम्हें कुछ लोगों से मिलवाता हूँ, वांग यानान ने वांग टेंग से कहा।
वांग टेन के अपने साथियों के साथ चले जाने के बाद वांग शिंगहोग ने कहा, आज आपका परिवार मुख्य भूमिका में है। बहुत से मेहमान आए हैं, जाकर उनका स्वागत करो। ठीक है, वांग शिंगहुओ ने सिर हिलाया। उसने पूछा, शिंगजुन कहाँ है? मैं उसे क्यों नहीं देख पा रहा हूँ? वह वहाँ अपने सहकर्मियों का अभिवादन कर रहे हैं। वांग शिंगहोग ने एक दिशा की ओर इशारा किया। सबने उस दिशा में देखा जिस ओर वह इशारा कर रहा था। एक सख्त दिखने वाला आदमी मुस्कुरा रहा था और अपनी पीठ सीधी करके कुछ लोगों से बातें कर रहा था। वांग शिंगहुओ और उनके भाई बहुत हद तक एक जैसे दिखते थे। हालांकि उनके स्वभाव और उनके शरीर के आकार अलग अलग थे। उन्हें अलग अलग पहचानना मुश्किल नहीं था। NOWELLBEIN.CO एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग शिंगहुओ और वांग शिंगहोग अपने व्यापारिक मित्रों का स्वागत करने गए। दूसरी ओर वांग टेंग ने वांग यानान के परिचय के तहत कुछ युवा लोगों से मुलाकात की। उनके परिवारों का हमेशा वांग परिवार के साथ व्यापारिक लेन देन होता था। वे उन अमीर दूसरी पीढ़ी की तरह नहीं दिखते थे जो सिर्फ मौज मस्ती करना जानते थे। इसके बजाय वे सभी युवा और प्रतिभाशाली थे। ये व्यक्ति एक निश्चित पारिवारिक कंपनी में एक महत्वपूर्ण पद पर था, जबकि उस व्यक्ति ने अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर दिया था और अब उसके पास इतनी संपत्ति है। वांग यानान का इरादा स्पष्ट था। अतीत में वांग टेन को इस मंडली में प्रवेश करने का अधिकार नहीं था। हालांकि अब उसके पास क्षमता थी। वास्तव में उसकी योग्यता पर्याप्त से अधिक थी। उन युवाओं को देखो जो उसकी चापलूसी कर रहे थे। उत्कृष्ट लोगों का अपना अभिमान होता है और ये युवा लोग कोई अपवाद नहीं थे। हालांकि वांग टेन के सामने उन्होंने अपना अहंकार अपनी जेब में रखा। मार्शल योद्धा एक अन्य स्तर का प्रतिनिधित्व करते थे। चाहे वे कितने भी प्रभावशाली क्यों न हो, उनकी तुलना महान क्षमता वाले मार्शल योद्धा से नहीं की जा सकती। वांग टेन को इस तरह की बेकार नेटवर्किंग पसंद नहीं थी, लेकिन उसने अपना शिष्टाचार नहीं खोया। वह विनम्र और समझदार बना रहा। परिचय के कुछ दौर के बाद वांग टेन अंततः इस मुश्किल से बच निकला। वह वांग परिवार की अन्य युवा पीढ़ियों को खोजने चला गया। उनमें से एक उनके तीसरे चाचा वांग शिंगजुन के बेटे वांग हाओरान और उनकी चाची की बेटी फैन कियानवेन थे। वे दोनों वांग टेन से छोटे थे। जब उन्होंने वांग टेन को देखा तो वे उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए और उससे मार्शल आर्ट परीक्षा के बारे में पूछा। वे सभी बहुत उत्सुक थे। ली परिवार के बारे में बात करें तो ली जियुमेई की सिर्फ एक बड़ी बहन थी, ली जियुलान। वह आज अपने परिवार के साथ यहाँ थी। ली शियुलान की बेटी तियान शिन्यू वांग टेन से 1 साल छोटी थी। वह इस साल सीनियर हाई स्कूल में दूसरे साल की छात्रा थी। वह सबके पीछे पीछे चली गई। वह शर्मीली थी और वांग हाओरन और फैन कियानवेन की तरह मुखर नहीं थी। उसे मार्शल आर्ट की परीक्षा में भी दिलचस्पी थी, लेकिन उसने आगे बढ़कर सवाल नहीं पूछे। भाई वांग टेन, आपने परीक्षा के लिए कैसे अध्ययन किया? आप शीर्ष विद्वान बन गए, वांग हाओरन ने प्रशंसा में कहा। कड़ी मेहनत से अध्ययन करें और हर दिन प्रगति करें। वांग हाओरन, भाई वांग टेन, आपको बाद में मेरे साथ एक फोटो खिंचवानी चाहिए। मैंने अपने सहपाठियों को बताया कि आप मेरे चचेरे भाई हैं, लेकिन वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, फैन कियानवेन ने मुंह बनाते हुए कहा। कोई बात नहीं, आप जितनी चाहें उतनी तस्वीरें ले सकते हैं। वांग टेन युवा पीढ़ी के साथ ज्यादा बेफिक्र रहते थे। उन्हें खुद को रोकने या दिखावा करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वह उनके साथ सहजता से बातचीत करते थे। टस्क, उसमें ऐसा क्या प्रभावशाली है? वांग यालोग एक कोने में बैठ गया और अपनी आंखों के कोने से वांग टेन को देखा और घृणा से बुदबुदाया। वह पहले के वांग टेन जैसा ही था। उसे मौज मस्ती करना और शराब पीना पसंद था और वह पढ़ाई में निराश था। दुर्भाग्य से वांग टेन अचानक जाग गया और सही रास्ते पर चल पड़ा। उसे अब शिक्षा देने के लिए एक उदाहरण के रूप में भी इस्तेमाल किया गया। यही कारण था कि वह वांग टेन से नाखुश था। उसे लगा कि उसका नया पृष्ठ खोलने का कार्य सिर्फ दिखावा था। ये बेशर्मी थी। 158 एक घड़ी एक उपहार के रूप में वांग यालोग एक कोने में अकेले बैठा था और अपने फोन से खेल रहा था। वह बहुत ही असहज लग रहा था। वांग टेन जानता था कि वह क्या सोच रहा था और वह उसे समझ भी सकता था। आखिरकार वे दोनों एक ही तरह के व्यक्ति थे। तथापि वांग यालोग को अब वांग टेन की हर बात नापसंद थी। वांग टेन की हर हरकत गलत होती, जिसमें उसके साथ स्वेच्छा से नजदीकियां बढ़ाना भी शामिल था। इस प्रकार सबसे अच्छा तरीका कुछ भी न करना था। जैसे जैसे समय बीतता गया, मेहमान धीरे धीरे आने लगे।
वांग शेंगरुओ और उनके भाई सभी मध्यम आयु वर्ग के मेहमानों की सेवा करते थे। ये लोग ज्यादातर कंपनियों के सीईओ या विभिन्न कुलीन परिवारों के नेता थे। वांग परिवार एक बड़े परिवार में एक छोटा परिवार था। वे समाज में सर्वोच्च स्थान तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन छोटे परिवारों में उनका कुछ प्रभाव था। इसके अलावा वांग टेंग एक मार्शल योद्धा बन गया था और हुआंगहाई मिलिट्री अकादमी में जा रहा था। इससे वांग परिवार की प्रतिष्ठा दूसरे स्तर पर पहुंच गई। इसलिए आज बहुत सारे लोग आए। कुछ लोग जो पहले वांग परिवार को नीची नजर से देखते थे, आज उनके भोज में आए। वे उनके साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए बहुत उत्सुक भी दिखे। दादाजी वांग और दादाजी ली बड़े मेहमानों के साथ बातचीत कर रहे थे। दादाजी वांग अपने पोते के बारे में ज्यादातर शेखी बघारते रहते थे। उन्होंने कहा कि वांग टेंग बचपन से ही प्रतिभाशाली रहा है। उसने कुछ ही महीनों में चलना सीख लिया और 1 साल का होते होते वह हवा की तरह दौड़ने लगा। NOWELLBEIN.CO। उसकी गर्व भरी हंसी दूर से ही सुनी जा सकती थी। वह जोरदार और आत्मविश्वास से भरी हुई थी। हवा की तरह दौड़ने से आपका क्या मतलब है? क्या आपको लगता है कि आपका पोता नेजा है? दूसरे बुजुर्गों ने मन ही मन आंखें घुमाईं। वे उससे बेनकाब करने में बहुत आलसी थे। वांग यानान उन युवा और प्रतिभाशाली युवकों के साथ प्रसन्नतापूर्वक बातचीत कर रहे थे। ईमानदारी से कहूं तो ये थोड़ा अजीब था कि वांग टेंग की पीढ़ी में वह अकेली थी जो जिम्मेदारियां उठाने में सक्षम थी। बाकी लोग या तो बहुत छोटे थे या बहुत बेकार। सौभाग्य से अब वांग टेंग वहां था। हालांकि उसे इस तरह की नेटवर्किंग पसंद नहीं थी और वह मेजबान के रूप में अपना कर्तव्य निभाने के लिए सिर्फ प्रतीकात्मक रूप से दूसरे लोगों का अभिवादन करता था। फिर वह दूसरे छोटे बच्चों के साथ खेलने चला गया। वांग यानान सिर्फ असहाय होकर अपना सिर हिला सकती थी। हालांकि वह युवा लोगों के रवैये में बदलाव को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी। पहले वे इतने उत्साही नहीं थे। वे सभी अविश्वसनीय रूप से गर्वित थे। भूल जाओ, चूंकि वांग टेंग को नेटवर्किंग पसंद नहीं है तो उसे रहने दो। उनके बाहर होने से वांग परिवार को बहुत कुछ हासिल हुआ। मिस वांग, आपके चचेरे भाई ने हुआंगहाई सैन्य अकादमी में प्रवेश लिया है ना? एक आवाज ने वांग यानान को उसके विचारों से वापस खींच लिया। हाँ, मैंने सुना है कि चीन के शीर्ष 5 विश्वविद्यालयों ने उसे अपने यहाँ शामिल होने के लिए मनाने के लिए किसी को भेजा था। मेरा चचेरा भाई शायद घर के करीब रहना चाहता है, इसलिए उसने हुआंगहाई मिलिट्री अकादमी को चुना, वांग यानान ने थोड़ा गर्व से कहा। वह वाकई असाधारण है। यहाँ तक कि शीर्ष विश्वविद्यालयों ने भी उसे व्यक्तिगत रूप से खोजने के लिए अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर लगा दिया। अभी अभी बोलने वाले युवक ने आह भरी। दूसरे लोग जल्दी से आगे आए और वांग यानान की चापलूसी की। वे इस युवक से हारना नहीं चाहते थे। वांग यानान ने अपने चेहरे पर एक संयमित मुस्कान बनाए रखी। वह खुश थी, लेकिन वह उनकी चापलूसी से भ्रमित नहीं हुई। वे बस एक दूसरे को टिप्पणियां दे रहे थे ताकि दोनों पक्ष खुश महसूस करें। आप मेरे चचेरे भाई की बहुत तारीफ कर रहे हैं। आज आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बाद में बढ़िया खाना और ड्रिंक्स का इंतजाम होगा। मुझे अभी आए मेहमानों का स्वागत करना है, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए चला जाता हूँ, वांग यानान ने माफी मांगते हुए कहा। आगे बढ़ो, तुम्हें हमारी परवाह करने की जरूरत नहीं है। वांग यानान ने उनकी ओर सिर हिलाया और फिर मुड़कर आए मेहमानों का स्वागत किया। जू जी, बाई वेई और उनके दोस्त भी अपने माता पिता के साथ वांग टेंग के स्नातक भोज में आए थे। वांग शेंगुओ उनके माता पिता से परिचित थे, इसलिए उन्होंने बहुत जल्दी बातचीत शुरू कर दी। जू जी और उसके साथी वांग टेंग को खोजने उसके कोने पर आए। भाई वांग टेंग, बाई वेई ने मधुरता से कहा, आप यहाँ हैं, बैठिए और अपने लिए कुछ पीजिए। अपने आप को घर जैसा महसूस कीजिए। वांग टेंग ने उनका स्वागत किया। समूह के लोग बैठ गए और शराब पीते हुए सहजता से बातें करने लगे। क्या तुमने सुना? ली रोनचेन के परिवार ने एक मार्शल योद्धा को उकसाया और भारी नुकसान उठाया, जू जी ने अचानक कहा। वह उनकी पीड़ा से खुश लग रहा था। ओह! वांग टेंग खुद को जू हुई से नजरें मिलाए बिना नहीं रख सका। उन्हें उस नीलामी का ख्याल आया। यह जरूर जिकुन का काम होगा। जू हुई खुद को रोक नहीं पाए और ठंडे स्वर में बोली, वह इसी का हकदार है। जू जी ने देखा कि वह कुछ जानती है, इसलिए उसने जल्दी से पूछा, बहन, तुम क्या जानती हो? जू हुई ने संक्षेप में बताया कि उस दौरान क्या हुआ था। जू जी और बाकी लोगों ने जब ये कहानी सुनी तो वे धार्मिक क्रोध से भर गए और बेकाबू होकर कोसने लगे। भूल जाओ, कहने को कुछ खास नहीं है।
वो तो बस एक जोकर है, वांग टेंग ने शांति से कहा। उसे ली रोनचेन की ज्यादा परवाह नहीं थी। अतीत में उनके बीच कुछ शिकायतें रही होंगी, लेकिन इतनी सारी चीजों का अनुभव करने के बाद उनका नजरिया व्यापक हो गया था। वह किसी ऐसे व्यक्ति से बहस नहीं करेगा जो मार्शल योद्धा न हो। लगभग 12 बज रहे थे। सभी मेहमान आ चुके थे और अपनी अपनी सीट पर बैठ चुके थे। दादाजी वांग उठे और बोले, मेरे पोते वांग टेन के ग्रेजुएशन भोज में शामिल होने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं सभी के लिए टोस्ट पेश करता हूँ। बोलते हुए उसने अचानक अपना सिर उठाया और अपने हाथ में रखी शराब खत्म कर ली। मिस्टर वांग, आप सचमुच बहुत साहसी हैं। हा, बूढ़ा वांग अभी भी वही पुराना युवक है। चीयर्स। बधाई हो। हॉल में मौजूद सभी मेहमानों ने दादाजी वांग के प्रति सम्मान दिखाया और अपने कप उठाए। उन्होंने एक के बाद एक उन्हें बधाई दी। अरे, भोज अभी शुरू ही हुआ है। लगता है मैं ठीक समय पर आ गया हूँ। अचानक दरवाजे के बाहर से एक आवाज आई। आवाज बहुत तेज नहीं थी, लेकिन उसकी भेदने की शक्ति बहुत ज्यादा थी। उसने अपने आसपास की सभी आवाजों को दबा दिया और सबके कानों में घुस गई। एक साधारण व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाएगा। इसके अलावा उनके लहजे से ऐसा लग रहा था कि वे अच्छे इरादे से नहीं आए थे। सभी ने दादाजी वांग की ओर देखा और फिर अपनी नजरें प्रवेश द्वार की ओर घुमा लीं। एक व्यक्ति धीरे धीरे अंदर आया। जिस चीज ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया वह चीज थी जिसे उसने अपने कंधे पर उठा रखा था। वह एक विशाल घड़ी थी। आप कौन हैं? इससे पहले कि दादाजी वांग अपना मुंह खोल पाते, वांग टेंग के सबसे बड़े चाचा वांग शेंगहोंग खड़े हो गए और गुस्से में चिल्लाने लगे। एक डिलीवरी मैन युवक शांति से मुस्कुराया। डिलीवरी मैन। वांग शेंगहोंग की नजर बड़ी घड़ी पर पड़ी। उसका चेहरा बदल गया। दादाजी वांग और वांग शेंगहुओ के चेहरे पर भी गुस्सा आ गया। उन्हें पता था कि यही युवक कोई तोहफा देने आया है। मैं आपको एक घड़ी भेज रहा हूँ। तुम्हें मौत के घाट उतार रहा हूँ। एक। तुम्हें किसने भेजा? दादाजी वांग खड़े हुए और पूछा। युवक ने ठहाका लगाया। अचानक उसकी कलाई घड़ी से एक रोशनी निकली जिससे दीवार पर एक बुजुर्ग की आकृति उभरी। बुजुर्ग व्हीलचेयर पर बैठे थे। उनका चेहरा बूढ़ा लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि वे मौत के कगार पर हैं। उन्होंने दादाजी वांग की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बहुत दिनों से नहीं मिले वांग जेनवेई। दादाजी वांग दंग रह गए। उन्होंने भौहें सिकुड़ी और एक पल के लिए सोचा। बड़े ने चुपचाप इंतजार किया और उन्हें परेशान नहीं किया। कुछ देर बाद दादाजी वांग का चेहरा पूरी तरह बदल गया। ये तुम हो? आखिरकार तुम्हें याद आ गया, बुजुर्ग ने कहा। रेन जियानपिंग, क्या तुम मर नहीं गए हो? उस समय दादाजी वांग अविश्वास में थे। तुमने सोचा था कि तुमने मुझे गोली मारकर मार दिया, है ना? दुर्भाग्य से मैं नहीं मरा। क्या तुम्हें मुझ पर कुछ और गोलियां न चलाने का पछतावा है? रेन जियानपिंग ने व्यंग्य किया। ये सुनकर सभी की जिज्ञासा भड़क उठी। उनकी आंखों में गपशप की ज्वाला जल रही थी जब वे दोनों बुजुर्गों को देख रहे थे जो एक दूसरे के प्रति गहरी दुश्मनी रखते दिख रहे थे। वास्तव में यह अफसोस की बात है कि मैंने तुम जैसे कमीने को नहीं मारा और तुम्हें कुछ और साल जीने दिया। क्या हुआ? क्या तुमने आकर बदला लेने का फैसला कर लिया है? दादाजी वांग बैठ गए और दीवार पर लगी स्क्रीन को शांति से देखने लगे। वन चीनी भाषा में घड़ी भेजना मौत के मुंह में भेजने के समान ही होता है। वे दोनों सुंग झोंग हैं वांग परिवार से वांग टेंग। ये सही है, मैं अपना बदला लेने आया हूँ, रेन जियानपिंग ने कहा। इतने साल हो गए, क्या तुम्हें अभी याद आया कि आकर बदला लेना है? दादाजी वांग ने उपहास किया। मुझे आपको ये बताने में कोई आपत्ति नहीं है। मेरे पास अतीत में बदला लेने की क्षमता नहीं थी। मुझे लगा कि इस जीवन में मेरे पास कोई मौका नहीं होगा, लेकिन जैसे ही मैं मरने वाला था, स्वर्ग ने मुझे एक और मौका दिया। मेरा रेन परिवार अब आपके वांग परिवार से अधिक मजबूत है, इसलिए मैं बदला लेने आया हूँ, रेन जियानपिंग ने ठंडे स्वर में कहा। तुम सफल होते ही अहंकारी हो जाते हो। तुम ही हो जिसने अतीत में मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाया होगा, है ना? दादाजी वांग ने तिरस्कार के साथ कहा। यह मैं हूँ। दुर्भाग्य से मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपका वांग परिवार एक मार्शल योद्धा को तैयार करने और मेरी योजना को बिगाड़ने में सक्षम होगा। रेन जियानपिंग ने कुछ बार खांसी। उसने आगे बोलने से पहले अपने होठों के कोने को पोंछने के लिए अपने रुमाल का इस्तेमाल किया। मुझे ये स्वीकार करना होगा कि आपका पोता वांग टेंग काफी सक्षम है। वह इतनी कम उम्र में एक मार्शल योद्धा बनने में सक्षम है।
उसे पूरे देश में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति माना जा सकता है, लेकिन मेरे पोते की तुलना में वह कुछ भी नहीं है। बकवास बंद करो। अगर तुम चाहो तो आकर बदला लो और ये सब छोटी मोटी बातें करना बंद करो। तुम अभी भी अपने बचपन जैसे ही हो। तुम बिल्कुल भी बड़े नहीं हुए, दादाजी वांग ने कहा। वांग झेनिक्सियोन, यह मत सोचो कि तुम सबसे होशियार हो और बाकी सब बेवकूफ हैं। मुझे तुम्हारा ये पहलू पसंद नहीं है। मैं हमेशा से तुमसे नफरत करता आया हूँ। रेन जियानपिंग क्रोधित हो गया और उसे खांसी का दौरा पड़ गया। उसके मुंह को ढंकने वाले रुमाल पर लाल रंग का निशान दिखाई दिया। हालांकि उसे इसकी परवाह नहीं थी और वह पागलों की तरह हंसा। मैं जल्द ही मरने वाला हूँ, लेकिन मरने से पहले मैं तुम्हारे वांग परिवार को अपने साथ नरक में ले जाऊंगा। दादाजी वांग ने भौहें सिकोड़ी। उन्हें जीवित दुश्मन से डर नहीं था, लेकिन मरते हुए व्यक्ति की नफरत उन्हें पागल बना देने के लिए पर्याप्त थी। कोई नहीं जानता था कि ऐसा व्यक्ति क्या कर सकता है। तुम डरे हुए हो, हा, तुम डरे हुए हो। रेन जियानपिंग ने उसके हाव भाव देखे और जोर से हंस पड़े। आखिरकार तुम डर गए हो। तुम बूढ़े हो गए हो। तुम अब वह वांग झेनिक्सियोन नहीं रहे जो किसी चीज से नहीं डरते थे। पागल बूढ़े आदमी, अगर हिम्मत है तो आकर मुझे ढूंढो। तुम युवा पीढ़ी के खिलाफ साजिश क्यों कर रहे हो? दादाजी वांग ने गुर्राते हुए कहा। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। जहां तक तुम्हारे पोते पोतियों की बात है, मैं उन्हें इस दुनिया में आने का पछतावा कराऊंगा, रेन जियानपिंग ने क्रूरता से कहा। आप? हा। रेन जियानपिंग फिर से हंसा जब उसने दादाजी वांग की अवाक अभिव्यक्ति देखी। कुछ देर तक हंसने के बाद वह अचानक रुका और ठंडे स्वर में चिल्लाया, झूहू, उसे उपहार दो। वांग झेनिक्सियोन, यह एक उपहार है जिसे मैंने विशेष रूप से आपके लिए तैयार किया है। हालांकि ये सिर्फ एक एपेटाइजर है। धैर्यपूर्वक मेरा इंतजार करें। वांग परिवार गुस्से से उबल रहा था। उसे मौत के घाट उतार दो। एड्स बाय पब फ्यूचर। यदि वह उपहार भेजने में सफल हो गया तो वांग परिवार मजाक बन जाएगा। रेन जियानपिंग, ये बहुत ज्यादा है, दादाजी वांग ने गुस्से से कहा। फिर उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, उसे रोको। तुरंत ही वांग परिवार के सुरक्षा गार्डों का एक समूह बाहर निकल आया और उस युवक की ओर दौड़ पड़ा। वे उसे घड़ी नीचे रखने से रोकना चाहते थे। युवक ने नाक भान सिकोड़ी। उसे उन लंबे और भारी भरकम आदमियों का डर नहीं था जो उस पर हमला कर रहे थे। वह शांत रहा। जब वे पास आए तो उसने अचानक अपना पैर हिलाया। इस शक्तिशाली हमले से उत्पन्न बल अंगरक्षकों को बाहर फेंकने के लिए पर्याप्त था। अपने बारे में बहुत अधिक सोचना। वांग टेन के परिवार के चेहरे पर उदासी छा गई। झू वू ने अहंकारी नजर से अपने चारों ओर देखा। उसने एक हाथ से घड़ी उठाए और उसे हॉल के बीच में फेंक दिया। वह इस घड़ी को सबसे प्रमुख स्थान पर रखना चाहता था। घड़ी उड़कर प्लेटफॉर्म पर उतरने ही वाली थी कि अचानक एक आकृति उभरी और घड़ी के सामने आ गई। बजना NOWELLBEIN.CO। उस व्यक्ति ने अपना पैर उठाया और घड़ी को झू वू की ओर लात मार दी। वांग टेंग, छोटा टेंग, बेटा। जब लोगों ने यह आकृति देखी तो सभी लोग आश्चर्य से चिल्ला उठे। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। झू वू के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। उसने अपनी मुट्ठी उठाई और उसे विशाल घड़ी पर पटक दिया। घड़ी की सतह पुनः वांग टेंग की ओर उड़ने से पहले अंदर की ओर मुड़ गई। वांग टेंग ने उपहास किया। वह झू वू के सिर पर विशाल घड़ी को पटक देना चाहता था। अपनी योजना को अमल में लाने के लिए वांग टेंग ने हवा में अपने पैर फैलाए और छलांग लगाई। वह घड़ी की नोक पर उतरा और जोर लगाया। ऐसा लगा जैसे कोई पहाड़ नीचे गिर रहा हो। धमाका। हवा के टूटने की आवाज के साथ विशाल घड़ी झू वू पर गिर पड़ी। झू वू के चेहरे पर आखिरकार एक बदलाव आया। पीली धरती की शक्ति बाहर निकली और उसकी भुजाएं उभर आईं, जिससे दो विशाल भुजाएं बन गईं। उसने गिरती हुई घड़ी को मजबूती से पकड़ लिया। उसने आने से पहले अपना होमवर्क कर लिया था। उसने सोचा कि वांग टेंग एक स्टार सैनिक स्तर का मार्शल योद्धा था। झू वू भी एक स्टार मार्शल योद्धा था। उसका युद्ध कौशल बुरा नहीं था। उसके पास एक ऐसे प्रथम सितारा मार्शल योद्धा से निपटने के लिए पर्याप्त क्षमता थी, जिसने अभी अभी हाई स्कूल से स्नातक किया था और जिसे युद्ध का कोई अनुभव नहीं था। लेकिन वह ये नहीं जानता था कि गर्मी की छुट्टी के बाद वांग टेंग पहले से ही 3 सितारा सैनिक स्तर का मार्शल योद्धा बन चुका था। यदि ऐसा नहीं होता तो वह चाहे कितना भी साहसी क्यों न हो, सीधे हमले का सामना करने का साहस नहीं कर पाता।
टकराना। झू वू ने दोनों हाथों से बड़ी घड़ी के किनारे को कसकर पकड़ लिया और उसे जोर से हवा में उठा दिया। तुम बहुत भोले हो, मैं एक पृथ्वी तत्व मार्शल योद्धा हूँ। मेरे पास बहुत ताकत है, तुम मुझे इस तरह से दबा नहीं पाओगे, झू वू चिल्लाया। वह वान टेंग के साथ घड़ी को फेंकना चाहता था, लेकिन अगले ही सेकंड में घड़ी पर भार बहुत बढ़ गया। ये पहले से 2 से 3 गुना भारी हो गया था। झू वू के चेहरे पर अचानक से भाव बदल गए। उसने अपना पूरा शरीर नीचे कर लिया और उसके नीचे का फर्श टूटने लगा। ये वजन सहन करने में असमर्थ था। आह, उठो! वह पागलों की तरह चिल्लाया। जैसे ही उसने पहाड़ जैसे दबाव का विरोध करने की कोशिश की, उसके शरीर से ताकत निकल पड़ी। एड्स बाय पब फ्यूचर। दुर्भाग्यवश ये बेकार था। दरार। झू वू की बांह की हड्डियों के टूटने की आवाज अचानक हॉल में गूंज उठी। ये कैसे संभव है? उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसकी पुतलियां जोर से सिकुड़ गईं। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि क्या हुआ था। तुम इतने मजबूत क्यों हो? उसने अपना सिर उठाया और चिल्लाया। हालांकि वह केवल काली घड़ी ही देख पाया। वह वान टेंग की आकृति बिल्कुल नहीं देख पाया। हॉल में मौजूद सभी मेहमान और वान परिवार के लोग उस युवक को देख रहे थे जो अपनी पीठ के पीछे हाथ रखे घड़ी पर हैरान होकर खड़ा था। वे दंग रह गए। संघर्षरत युवक की तुलना में वान टेंग असाधारण रूप से सहज लग रहा था। वह विशाल घड़ी की नोक पर शांत भाव से खड़ा था। ऐसा लग रहा था कि वह बिल्कुल भी ऊर्जा खर्च नहीं कर रहा था। हालांकि उसके पैरों के नीचे की घड़ी लगातार गिरती जा रही थी। चाहे झू वू कितना भी विरोध करे, वह उसे ऊपर नहीं उठा पा रहा था। आह! झू वू अनिच्छा से दहाड़ा। धमाका! झू वू का पूरा शरीर विस्फोट में समा गया। इस समय घड़ी पूरी तरह से जमीन पर नहीं गिरी थी। वान टेंग ने अपना पैर घुमाया और घड़ी और झू वू को दरवाजे से बाहर धकेल दिया। धमाका! जोरदार धमाके के साथ घड़ी दीवार में धंस गई। झू वू घड़ी से लुढ़क गया। उसकी आंखें, नाक, मुंह और कान से खून बह रहा था। वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। वह अब और नहीं हिला। पूरा हॉल शांत था। यह उपहार अंततः नहीं भेजा गया। रेन जियानपिन का प्रक्षेपण पहले ही गायब हो चुका था। अगर उसने ये दृश्य देखा होता तो शायद वह गुस्से से मर जाता। आपको ये दृश्य दिखाने के लिए खेद है। कृपया दिखावा करें कि आपने अभी अभी एक शो देखा है और आप जो कर रहे थे उसे जारी रखें। यह कोई बड़ी बात नहीं है, वान टेंग ने हॉल में चारों ओर नजर घुमाए और उदासीनता से कहा। सबने एक दूसरे की तरफ देखा। वे उसकी आभा की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाए और अपने दिल में खुशी से चिल्लाने लगे। ये वान टेंग अद्भुत है। बूढ़े दादा वान का आंखें खोलने वाला अतीत इस भड़कीले युद्ध ने वहां उपस्थित प्रत्येक अतिथि को स्तब्ध कर दिया। उनमें से ज्यादातर ने पहले कभी मार्शल योद्धाओं के बीच लड़ाई नहीं देखी थी, इसलिए वे समझ नहीं पाए कि अभी क्या हुआ था। फिर भी उन्हें ये प्रभावशाली लगा। कुछ लोगों ने सोचा कि वान परिवार ने एक दुर्जय शत्रु को नाराज कर दिया है और अब उन्हें कठिन समय का सामना करना पड़ेगा। अंत में वान टेंग ने जवाबी हमला किया और दूसरे पक्ष की मौके पर ही मौत हो गई। यह एक मनोरंजक शो की तरह लग रहा था, जहां शुरुआत चौंकाने वाली थी लेकिन अंत उदास था। उस आदमी ने गर्व से काम किया, फिर भी अंत में वह मारा गया। वान टेंग एक ही चाल में एक स्टार सैनिक स्तर के मार्शल योद्धा को मार सकता था, लेकिन उसने जानबूझकर एक शानदार शो किया था। वह मेहमानों को ये बताना चाहता था कि उसके रहते वान परिवार कभी नहीं गिरेगा। जो कोई भी उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा वह नरक में जाएगा। उसने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया था। मेहमान उसकी योग्यता से चकित थे और उसके स्वभाव की प्रशंसा कर रहे थे। सब कुछ खत्म होने के बाद वे मौज मस्ती करने लगे और माहौल फिर से जीवंत हो उठा। वान टेंग मुख्य मेज पर वापस आकर बैठ गया। उसके चचेरे भाई इतने उत्साहित थे कि उनके चेहरे लाल हो गए थे। वे शोर मचाते हुए उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए और बिना रुके बकबक करने लगे। वाह भाई वान टेंग, आप बहुत मजबूत हैं। ये सही है, तुम बहुत सुंदर हो। उसकी छोटी चचेरी बहन फैंग कियानवेन ने अपनी मुठियां भींच ली और गुस्से से सिर हिलाया। तुम तो हमारे स्कूल बॉयफ्रेंड से भी ज्यादा सुंदर हो। हालांकि तियान जिन्यू थोड़ी शर्मीली थी, लेकिन वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकी और बेकाबू होकर अपना मुंह खोल दिया। बेशक उन स्कूल प्रेमियों की तुलना हमारे बड़े चचेरे भाई से नहीं की जा सकती, फैंग कियानवेन ने तिरस्कार के साथ कहा। वान टेंग, आप पहले से ही बहुत मजबूत हैं। वान यानान जैसी परिपक्व वयस भी हैरान रह गई।
वह खुद से कुछ बुदबुदाने से खुद को नहीं रोक पाए। वांग यालोग ने अपना मुंह खोला और बंद किया। उसका गला थोड़ा सूखा हुआ महसूस हो रहा था और उसका लिंग हिल रहा था। हालांकि वह कोई आवाज नहीं निकाल पा रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसे अपने पिछले विचार याद आ गए और अचानक उसे लगा कि यह एक मजाक है। ठीक से पढ़ाई करो और अच्छा व्यवहार करो। एक नया पृष्ठ खोलो। सब कुछ नकली था। योग्यता ही एकमात्र सच्ची शक्ति थी। वांग यालोग को लगा कि उसे ज्ञान प्राप्त हो गया है। छोटे दो, तुमने एक अच्छे बेटे को जन्म दिया है। वांग शेंगहोंग आहें भरने से खुद को रोक नहीं सका। उसने अनजाने में अपने भाई को उसके उपनाम से पुकारा। वांग शेंगुओ पहले तो खुश हुआ, लेकिन जब उसने यह उपनाम सुना तो उसका चेहरा काला पड़ गया। खांसी, ये तो जुबान फिसलने से हुआ। वांग शेंगहोंग को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह अजीब तरह से खांसने लगा। उसे पता था कि उसने गलत बात कही थी। हा। वांग टेंग के तीसरे चाचा वांग शेंगजुन और उनकी पत्नी वांग जियालिंग हंस पड़े। बस बहुत हो गया, वांग शेंगुओ ने गुस्से से कहा। ईमानदारी से कहूं तो मैं आपकी बहुत प्रशंसा करता हूं। आपका बेटा बहुत अच्छा है, वांग शेंगजुन ने कहा। छोटा टेंग अब बहुत प्रभावशाली है। आप उसे भविष्य में हाओरन का मार्गदर्शन करने के लिए क्यों नहीं कहते? वांग टेंग की तीसरी चाची ने कहा। ठीक है, आप हाओरान से कह सकते हैं कि जब भी वह खाली हो उसे ढूंढे, वांग शेंगुओ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सचमुच, बहुत बहुत धन्यवाद। एक मार्शल योद्धा के मार्गदर्शन में हमारे हाओरान को मार्शल आर्ट कोर्स में शामिल होने का मौका मिल सकता है। उसकी तीसरी चाची बहुत खुश थी। छोटा टेंग अब एक मार्शल योद्धा है। वह निश्चित रूप से बहुत व्यस्त होगा। हाओरन से उसे परेशान करने के लिए मत कहो, वांग शेंगजुन ने कहा। मैं जानता हूं, मुझे पता है। लिटिल टेंग वाकई बहुत बढ़िया है। तुम दोनों आराम से बैठो और भविष्य में अपने जीवन का आनंद लो, वांग हुइलिंग ने ली जियोमेई से ईर्ष्या से कहा। मार्शल योद्धा एक खतरनाक स्थिति है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ली शियुमेई खुश थी कि वांग टेंग इतना उत्कृष्ट था जिससे उसे अपने रिश्तेदारों से प्रशंसा मिल रही थी। हालांकि जब भी वह उन सभी खतरों के बारे में सोचती थी जो एक मार्शल योद्धा को झेलने पड़ते हैं, तो वह परेशान और चिंतित हो जाती थी। ये सच है, उन्हें हर दिन लड़ना पड़ता है। ये वास्तव में अधिक खतरनाक है। लेकिन लिटिल टेंग कितना शक्तिशाली है, ये देखते हुए जब तक वह सावधान रहेगा तब तक वह ठीक रहेगा, वांग जियालिंग ने उसे सांत्वना दी। जियोमेई, डियर गार्डन में तुम्हारा घर कैसा है? हमने अभी तक इसे नहीं देखा है, झाओ हुइली ने उन्हें बीच में टोकते हुए कहा। ली जिमेई ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भोज समाप्त होने के बाद आप आकर नए घर को देख सकते हैं। बेशक, डियर गार्डन डोंगहाई के सबसे अच्छे जिलों में से एक है। कई अमीर लोगों के पास पैसा है, लेकिन वे वहां नहीं रह सकते। मुझे अपनी आंखों से देखना है कि क्या अंतर है। जब झाओ हुइली बोल रही थी तो वह ईर्ष्या महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए। उसका देवर वाकई बहुत भाग्यशाली था कि उसे ऐसे बेहतरीन बेटे को जन्म देने का मौका मिला। उसे डियर गार्डन में रहने का भी मौका मिला। दादाजी वांग और दादाजी ली ने सभी को मुस्कुराते हुए देखा। अपने परिवारों को समृद्ध होते देखने से बेहतर कुछ नहीं था। NOWELLBEIN.CO। अतीत में वांग परिवार ने संभवतः छोटे परिवारों के बीच एक निश्चित स्थान बनाए रखा होगा। वर्षों के विकास के बाद ये 10 या 20 साल बाद और अधिक ऊंचा उठ सकता है। अब वांग टेंग के प्रकट होने से वे एक और भविष्य देखने में सक्षम थे। उन्हें वांग परिवार को अन्य परिवारों से आगे निकलने के लिए 10 या 20 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसके बजाय वे ऐसी ऊंचाई हासिल कर सकते हैं जो उनकी पीढ़ी ने कभी हासिल नहीं की। लेकिन हालांकि ये सब तभी संभव था जब वांग परिवार अपने सामने आई बाधा को पार कर लेता। रेन जियानपिंग। दादाजी वांग को तब बेचैनी महसूस हुई जब उन्हें उस आदमी की शांत लेकिन पागल निगाह याद आई। कोई नहीं जानता था कि मरता हुआ आदमी क्या क्या घिनौने काम करने में सक्षम है। इसके अलावा जिस बात ने उसे सबसे ज्यादा परेशान किया वह ये थी कि बूढ़ा रेन जियानपिंग हाल के वर्षों में बहुत सफल हो गया था। उसे नहीं पता था कि उसकी वर्तमान स्थिति क्या है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लेकिन वह कुछ निष्कर्ष निकाल सकता था क्योंकि दूसरा पक्ष मार्शल योद्धाओं को आदेश देने में सक्षम था। अतीत में वांग परिवार उसके प्रतिशोध के तहत केवल एक भयानक मौत मर सकता था। कितना सौभाग्यशाली। दादाजी वांग ने वांग टेंग की ओर देखा। सौभाग्य से उनके वांग परिवार को मरना नहीं था,
उनका पोता वांग टेंग बुद्धिमान और प्रतिभाशाली था। वह छोटी उम्र में ही एक मार्शल योद्धा बन गया और हुआंगहाई सैन्य अकादमी में प्रवेश पा गया। उसके आगे एक उज्जवल भविष्य था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके पूर्वज उसे आशीर्वाद दे रहे थे? हम उसे अपने पूर्वजों से मिलने और उनके आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करने के लिए कुछ समय निकालने की आवश्यकता थी। वांग टेंग ने अपने दादाजी के उदास मूड को देखा। वह जानता था कि दादाजी वांग क्या सोच रहे थे, इसलिए उसने उन्हें धीमी आवाज में सांत्वना दी। दादाजी, आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं जो देख रहा हूँ उसके अनुसार दूसरी पार्टी डोंगहाई में कोई हंगामा करने की हिम्मत नहीं करती। अगर ऐसा नहीं होता तो वह हमारी पीठ पीछे ये सब नहीं करता। वह सीधे हमसे संपर्क करता। मैंने अब हुआंगहाई मिलिट्री अकादमी में प्रवेश ले लिया है। मेरे पास कुछ पृष्ठभूमि है। एक बार जब मैं वहां मजबूत पैर जमा लूंगा तो हमें उससे डरने की जरूरत नहीं होगी। जो भी मामले आएंगे हम उन्हें सुलझा लेंगे। मैं यहाँ हूँ।